हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के बारे में। और आप लोगों को इस चैनल पे सामाजिक विज्ञान के सभी किताब के सभी चैप्टर के बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपका सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों को भूगोल पढ़ाने वाले हैं। भूगोल पढ़ने से पहले हम लोग आपके सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। आपके सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट आपका पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले भूगोल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, भूगोल जो आपकी किताब का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। जब आप लोग अपना किताब देखिएगा तो उस किताब का नाम आपको क्या मिलेगा? भारत संसाधन एवं उपयोग। जब आप किताब देखिएगा इतिहास, इतिहास में आपको मिलेगा यही। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में यही किताब मिलेगा। लोकतंत्र में लोकतंत्र और आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग, उसमें आप जाइएगा तो आपको एक अलग खंड दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो भूगोल से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपदा प्रबंधन से 8 नंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका पूछा जाता है इस किताब से, सिर्फ इस किताब से आपको 20 प्लस 8 नंबर यानी कि 28 नंबर का आपका ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां से? तो भारत संसाधन एवं उपयोग किताब से आपसे 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम। ठीक है, इतिहास से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र से आपसे 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और लोकतंत्र से आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ भूगोल पढ़ने वाले हैं। तो भूगोल में कौन कौन से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बता देते हैं, और वैसे ही इतिहास में भी आपसे पूछा जाएगा और वैसे ही आपको अर्थशास्त्र में पूछा जाएगा और वैसे ही आपके लोकतंत्र में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का भूगोल का चैप्टर। देखिए, ये है आपका भूगोल। तो भूगोल के सबसे पहले हम लोग परिचय के बारे में जान लेते हैं कि भूगोल होता क्या है। ठीक है, तो भूगोल का मतलब होता है जी, पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके क्या नाम है ये, कि भूगोल का सबसे पहले किसने दिया, किसने भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यह है जियो और दूसरा होता है ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि और ग्राफी का मतलब होता है माप। भूगोल का मतलब क्या होता है? जियो, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? माप। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्टैरबो के अनुसार भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि भूमि का मापन, भूमि के बारे में जानकारी, भूमि के भू धरातल में पाए जाने वाले सभी चीजों के बारे में जानकारी हमें कहाँ पर मिलेगी? तो आपको मिलेगा इसी सब्जेक्ट यानी कि भूगोल। ठीक है, तो भूगोल का जो हम आपको परिभाषा बताने वाले हैं वो परिभाषा किसके अनुसार है? तो स्टैरबो के अनुसार है। स्टैरबो एक भूगोलविद थे जिन्होंने ये परिभाषा दिया। ठीक, तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। यह कैसा है? यह एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, विश्व के बारे में बताया जाएगा और आकाशीय पिंडों के बारे में, स्थल के बारे में, महासागरों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पति फल तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान आपको कहां पर मिलेगा? तो यही भूगोल में आपको मिलेगा। ठीक है, आकाशीय पिंड का मतलब होता यह है कि जो हमारे अंतरिक्ष है उसमें जो भी चीजें हैं, जैसे में आपका ग्रह, क्षुद्र ग्रह, सूर्य, तारे, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी आपको कहां पर मिलेगी? तो भूगोल में मिलेगी। ठीक है, महासागर, महासागरों के विषय में भी जानकारी आपको कहां पर मिलेगी? तो भूगोल में मिलेगी। आप लोग प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आंतरिक महासागर, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग थोड़े बहुत तो जानते ही होंगे। उन सभी चीजों की जानकारी आपको सबसे पहले कहां पर मिलेगी? तो भूगोल में मिलेगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं भूगोल के जनक या पिता कौन थे। तो भूगोल के जनक या पिता थे हिकेटियस। भूगोल के जनक या पिता कौन थे? तो हिकेटियस। ज्योग्राफिका शब्द के प्रथम प्रस्तावक कौन थे? तो इरेटोस्थनीज। प्रथम प्रस्तावक का मतलब होता है कि इस शब्द का सबसे पहले शब्द, ये जो ज्योग्राफिका शब्द है यानी कि ज्योग्राफी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका सबसे पहले उपयोग या प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने अपने किताब में किया था। विश्व ग्लोब, आप लोगों ने कहीं पर या ऑफिस में कहीं पर भी ग्लोब को देखा होगा। ठीक है, वो गोल आकार का होता है, गेंद टाइप पे, और ये थोड़े से स्टैंड में लगाया जाता है। ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का नमूना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक, तो ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन थे? तो मार्टिन बैहम थे। कौन थे? मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? तो आग्नेजी मेंडल।
यहाँ पर आपका ग होगा, क्या होगा, ग। विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है, तो आग्नेजी मेंडल। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है, तो स्ट्रैबो है। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है, तो स्ट्रैबो। अब हम लोग आपके संसाधन चैप्टर पे चलते हैं कि संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेज कहा जाता है। संसाधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो रिसोर्सेज कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति में करता है, पूर्ति करने के लिए करता है, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी बहुत प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो उन्हीं दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। दैनिक जीवन में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हम लोग उपयोग करते हैं, जो हमारी आवश्यकता में काम आते हैं, जैसे में हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं, भूख लगता है तो खाना खाते हैं, और पहनने के लिए हमें कपड़ा मिलता है, तो ये सभी क्या चीजें हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमारी बेसिक जरूरतें हो गई। ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा सुख सुविधा के लिए करता है, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। हम क्या बोले, एक बार फिर से सुन लिए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, क्या करने के लिए, अपने दैनिक जीवन, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग दैनिक जीवन, दैनिक दैनिक जीवन, दैनिक जीवन में अब मानव अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, तथा तथा इसमें हम और जोड़ सकते हैं तथा सुख सुविधा। ठीक है, सुख सुविधा। ठीक है, इसमें हम लोग और जोड़ सकते हैं ये दो वर्ड, सुख सुविधा के लिए करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन। ठीक। जिमरमैन एक भूगोलविद थे जो आपकी किताब में दिया हुआ है। वो कहते हैं कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। इनका कहने का मतलब है कि हमें जो प्रकृति से जो चीजें मिलती है, हम उसी से और संसाधनों का निर्माण करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। किससे, तो प्राकृतिक वस्तुओं से। वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र को भी संसाधन के रूप में देखा जाने लगा है। सेवा क्षेत्र का मतलब आप लोगों ने अर्थव्यवस्था में पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़े तो यहाँ पर सुन लीजिए कि अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार का क्षेत्र होता है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं या तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, इसी का नाम सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में जितने भी बैंक है, जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेज है, ये सभी संस्थाएं, मेनली संस्थाएं, जो भी संस्थाएं होंगी वह कहां पर चलाएंगी, आपके तो सेवा क्षेत्र में चली आएंगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, उसी को हम लोग संस्था भी कहते हैं। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक मेरुदंड होता है। हमारे शरीर में जैसे आंख है, दिमाग है, कान है, मुंह है, वैसे ही एक महत्वपूर्ण हड्डी भी होता है जिसका नाम होता है मेरुदंड। ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड का मतलब क्या होता है, रीढ़, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। ठीक, तो हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण हड्डी है वो, इसलिए उसको महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जो भी सेंसेशन है, ये हमने यहाँ पर अपना चीटी कहा था, तो ये चीटी हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा यहाँ पर पहुंचा रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी हमारे यहाँ पर दिमाग में पहुंचाया, तब जाकर के हमें पता चला कि हम अपने आप को चीटी काट रहे हैं। चाहे आपका कोई बाल खींचे, चाहे आपको जो भी महसूस होता है, वह किसके द्वारा सेंसेशन जाता है, तो आपके रीढ़ की हड्डी के द्वारा। यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सेंसेशन से यानी दिमाग से जोड़ता है। समझ रहे हैं बात, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, मेरुदंड। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है, मेरुदंड। ठीक है, इसीलिए भूगोलविदों ने किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक मेरुदंड कहा है। किसको, तो संसाधन को, क्योंकि संसाधन किसी भी देश का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मानव का पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के साथ संबंध क्या है। तो ये पर्यावरण है जिसको हम लोग प्रकृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकृति भी हम लोग
कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकृति। ठीक है, पर्यावरण को ही हम लोग प्रकृति भी कहते हैं, प्रौद्योगिकी को तकनीक कहते हैं, संस्था को सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो पर्यावरण यानी कि प्रकृति, प्रकृति से हमें हवा, पानी, भूमि, पेट्रोल, लोहा, तांबा, खनिज और बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। कहां से, तो पर्यावरण से। ठीक है, और इन सभी चीजों से मिलने हुई चीजों से हम लोग क्या, किसका निर्माण करते हैं, तो प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं। और प्रौद्योगिकी से हमें संस्था यानी कि संस्था से हमें प्रौद्योगिकी के बारे में यानी तकनीकी के बारे में जानकारी होती है। तकनीक हम यहाँ पर किसको कह रहे हैं, तो मोबाइल को, मोटरसाइकिल को, बस, कंप्यूटर, बहुत प्रकार के मशीन, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हम लोग किस चीज से करते हैं, तो अपने प्रौद्योगिकी के अर्थात तकनीक के द्वारा ही करते हैं। तो पर्यावरण से हमें वस्तु प्राप्त होगा और उस वस्तु का व्यापक तौर पर उपयोग हम लोग किस चीज से करेंगे, तो प्रौद्योगिकी से करेंगे। और प्रौद्योगिकी को यूज करने के लिए हमको सीखना कहाँ जाना होगा, तो स्कूल में जाना होगा, कॉलेज में जाना होगा, अस्पताल में जाना होगा। ठीक है, हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी ना स्कूल और कॉलेज जाएंगे, इसलिए अस्पताल भी हमारा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक, हम लोग बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर अस्पताल को भी ऐड किया है। और बैंक, बैंक भी आपका इसी में चला आएगा, कहां पर, तो संस्था। ठीक है, तो मानव को इन तीनों की जरूरत होती है, इसलिए डायग्राम में हमने मानव को बीच में रखा है। तो मानव को इन तीनों चीजों की जरूरत होती है, तब जाकर के मानव अपनी आवश्यकता को पूरा कर पाता है। अब हम लोग बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। तो संसाधनों को हम लोग मुख्यतः दो ही वर्गों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होता है, और मानव निर्मित संसाधन हम लोग उसे कहते हैं जिसे हम लोग बनाते हैं। किसकी सहायता है, तो प्रकृति से मिली हुई वस्तुओं की सहायता से, अपने तकनीकी के द्वारा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज लिखे हैं कि यह मानव के प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से बनाया जाता है। संसाधन के निम्नलिखित आधार हैं। अब संसाधनों को अच्छे तरह से पढ़ने के लिए हम लोग इसको निम्नलिखित आधारों पर बांटे हैं। तो पहला बांटे हैं उत्पत्ति पर, उपयोगिता पर, स्वामित्व पर और विकास की स्थिति के आधार पर हम लोग संसाधन को बांटे हैं। तो उत्पत्ति, इस उत्पत्ति को हम लोग क्या कहेंगे, जन्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जन्म। ठीक है, उत्पत्ति को हम लोग क्या कह सकते हैं, जन्म। जन्म के आधार पर जैव और अजैव में हम लोग उत्पत्ति को बांटते हैं। जैव का मतलब होता है जैव मंडल, जहां से जैव मंडल हम लोग किसको कहेंगे, जीवित चीजों को हम लोग जैव कहेंगे। ठीक है, और अजीवित यानी निर्जीव चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, अजैव कहेंगे। जैव संसाधन हमें कहां से मिलता है, तो जैव मंडल से मिलता है। अजैव संसाधन हमें निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। उपयोगिता के आधार पर मानव संसाधन, जो संसाधन है वह नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, उपयोगिता यानी कि जिसका हम लोग अपनी उपयोगिता के आधार पर कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, उसके बाद विकास की स्थिति के आधार पर, यानी कि हम लोग जिस तरीके से विकास कर रहे हैं उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे, तो चार प्रकार के। कौन कौन, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित कोष। क्या, संचित कोष। अब देखिए यहां पर आपको ऊ दिखाई दे रहा है, यहां पर ये ऊ। तो जहां पर भी ऊ यानी कि उत्पत्ति, उपयोगिता, तो जहां पर उत्पत्ति और उपयोगिता आएगा वहां पर आप संसाधन क्या कहिएगा, कि दो होता है। वहां पर क्या कहिएगा, संसाधन कितने होते हैं, तो दो होते हैं। बात मेरी समझ में आई, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ संसाधन है ना, तो यहाँ पर संसाधन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, एक क्या है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है क्या, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय किसको कहेंगे, जिसका उपयोग हम लोग दोबारा कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय। यानी कि हम लोग इसका पुनः पुनः उपयोग
कर पाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, जिसका हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए एक और आपको संसाधन मिलेगा। नवीकरणीय को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है सतत अथवा प्रवाह में, जिसे हम लोग पवन और जल भी कहते हैं, और उसी को हम लोग जैव में भी बांटते हैं। और जैव संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा होता है वन्यजीव। जैव संसाधन में कितने भागों में बांटे हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, वन्यजीव मतलब शेर बाघ गधा ये सब जो भी है वह वन्यजीव में चला है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, चक्रीय और अचक्रीय संसाधन में। ठीक है, चक्रीय संसाधन में क्या चलाएगा, तो आपका धातु चलाएगा, यानी कि जिसका हम लोग लगातार उपयोग कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय। ठीक है, और जिसका हम लोग लगातार उपयोग नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचक्रीय। जैसे में हम लोग का हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, कोयला, ये सभी क्या हो जाएंगे, अचक्रीय हो जाएंगे। मानवीय संसाधन, रचना एवं संस्था के आधार पर और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। ये बातें आप लोगों को समझ में आई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं हम लोगों का, तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, जैव, और दूसरा क्या होता है, अजैव। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जैव और अजैव संसाधन हम लोग किसको कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैव संसाधन, वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। जैसे में हम लोग का मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। और दूसरा होता है हम लोगों का अजैव संसाधन, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे में चट्टान, पेट्रोलियम, धातु, खनिज आदि, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहेंगे। अब बात करते हैं जैव मंडल। जैव मंडल वह स्थान या परिवेश होता है जहां पर जीव निवास करते हैं, जीवन निवास करता है या चाहे जीव निवास करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। जीव निवास ही नहीं करते हैं बल्कि प्रजनन कर अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं। हम लोग जहां पर रहते हैं उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, और जो समुद्र हो जाएगा उसे समुद्र मंडल कहेंगे। ठीक है, तो जीव दो ही जगह निवास करते हैं, या तो समुद्र में नहीं तो स्थल पे, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैव मंडल किसको कहा जाता है। ठीक, तो अजैव संसाधन के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा, और जैव संसाधन के बारे में और हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन हम लोगों के दो होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन के बारे में बात करें तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसे हम लोग दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। जैसे में हम लोग का सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सभी चीजों को हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। सूर्य भगवान हमें रोज सुबह उठ करके अपनी ऊर्जा देते हैं, हवा से हमें हर रोज हमें हवा से ऊर्जा मिलती रहती है, और जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, वन एवं वन्य जीव। अब बात करते हैं हम लोग इस संसाधन को सतत प्रवाह, अभी हम आप लोगों को चार्ट दिखाए होंगे तो उसमें बांटे थे हम नवीकरणीय संसाधन को सतत प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि नवीकरणीय संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप लोग बताइएगा दो भागों में, सतत प्रवाह एवं जैव संसाधन। और जैव संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है वन्य जीव एवं वनस्पति। ठीक है, और बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, सॉरी अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, लंबी अवधि में, क्या हम बात कर रहे हैं, लंबी अवधि में, मतलब इसको बनने में लंबा समय लगता है। ठीक है, जैसे में हम लोग लेते हैं जीवाश्म ईंधन, उसके बाद कोयला, धातु, ये सभी क्या होती हैं, तो लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा बनती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं, जैसे में धातु, धातु का हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए लोहा है, चाहे लोहा है तो लोहा को हम लोग गला गला करके किसी भी आकार में उपयोग कर सकते हैं, लोहा का हथौड़ी बना सकते हैं, और उसी हथौड़ी का हम लोग टांगे भी बना सकते हैं। ठीक है, टांगे मतलब कुल्हाड़ी।
इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं, जैसे उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचक्रीय कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अचक्रीय, अचक्रीय उसको कहेंगे, अचक्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे में हम लोग का है जीवाश्म ईंधन और कोयला। कोयले को हम लोग एक बार उपयोग कर लिए और वो जल गया, वो राख बन गया, तो क्या उस राख का हम लोग दोबारा उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जलाकर देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन हमारे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे? स्वामित्व के आधार पर संसाधन हमारे 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, 4 प्रकार के, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसके बदले में वह सरकार को लगान भी चुकाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यह किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। वह देश को लगान भी चुकाता है, ठीक है, अपने संसाधन के प्रति। जैसे में हम लोग क्या कह सकते हैं, घर, भूखंड, बाग बगीचा, तालाब और कुआं, ये सभी क्या होते हैं, तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होते हैं। यह किसके अधिपत्य में होते हैं, तो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में, और यह पूरे समूह के लिए, जो इस समूह से जुड़ा हुआ रहता है उसके लिए यह सुलभ रहता है। सुलभ मतलब इसका उपयोग उसी समूह के लोग कर सकते हैं, दूसरे समूह के नहीं करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, तालाब, सामुदायिक भवन, गिरजाघर आदि, इन सभी का उदाहरण है किसका, तो सामुदायिक संसाधन का। राष्ट्रीय संसाधन वह सभी संसाधन जो किसी देश या राष्ट्र के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध रहेगा, तो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी देश के अंतर्गत जो भी संसाधन उपलब्ध रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे में भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य, समुद्री जीव, ये सभी क्या हो जाएंगे, उस देश के संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसका निर्माण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हम लोगों का हो जाएगा क्या, जैसे हम लोगों का हो जाएगा तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र का संसाधन, वह क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले में वह सरकार को लगान भी चुकाते हैं, को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में हम लोगों का घर, भूखंड, बाग बगीचा, तालाब और कुआं इत्यादि। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन में सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार में उसका वह संसाधन है। ठीक है, वह दूसरा कोई व्यक्ति चाहे पूरा समूह नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वह सिर्फ उस व्यक्ति का है। जैसे मैं समझिए कि मेरा ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड सिर्फ मेरे अधिकार क्षेत्र में, इसका उपयोग सिर्फ हम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होते हैं, जिसका उपयोग पूरे समूह के लिए, किसके लिए सुलभ होता है, पूरे समूह के लिए जो इस समूह के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे में हम लोग कह सकते हैं चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, तालाब, सामुदायिक भवन, गिरजाघर। अब बात करते हैं चारण भूमि। चारण भूमि का मतलब होता है कि गायों या भैंसों को चराने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, चारण भूमि। शमशान, शमशान में किसी एक व्यक्ति का लाश नहीं जलता है, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का, यानी कि पूरे गांव का चाहे पूरे शहर का एक शमशान होता है। हमारे गांव में एक शमशान है तो वो पूरे गांव का है, किसी एक का नहीं है। मंदिर, मंदिर पूरे गांव का होता है, किसी एक का नहीं। मस्जिद भी पूरे गांव का होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। अंतरराष्ट्रीय संस्था अंतरराष्ट्रीय संसाधन वह सभी संसाधन जो किसी देश या राष्ट्र के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कहां पर ही रहेगा, तो किसी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, जैसे में भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव और समुद्री जीव आदि। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका नियंत्रण, यहाँ पे निर्माण नहीं होगा, क्या होगा, नियंत्रण होगा।
ठीक है, जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन, ठीक है, खुले महासागरीय क्षेत्र यहाँ पर होगा जी, एक और मिस्टेक हो गया है, ठीक है, खुले महासागरीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, ठीक है, जिस पर अधिकार किसका होता है, तो पूरे विश्व का कहें चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्था कहिए, ठीक है, बात सेम है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान कार्यों के लिए होता है, ठीक। इसमें एक और आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है, एक और उदाहरण लिख लीजिएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वह जगह है, अगर वो सिर्फ बर्फ से ढका नहीं रहता, वहां पर बर्फ नहीं रहता, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा देश होता, ठीक है, वो बर्फ से ढका है इसीलिए वहां पर कोई नहीं रहता, वहां पर आप जाइएगा तो वहां पर जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए वहां पर सिर्फ आप जाइएगा तो अनुसंधान कार्यों के लिए वहां पर आदमी जाकर के रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर अलग अलग देशों के जो देश होते हैं वो अपने हेलीकॉप्टर से, अपने हवाई जहाज से वहां पर खाने पीने की सामग्री पहुंचा देते हैं। आप अगर वहां पर रहने के उद्देश्य से जाइएगा तो आपका रहना इलीगल कहलाए, ठीक है, इसलिए वहां पर कोई जाकर के रह नहीं सकता, इसलिए हम इसको कहते हैं ये जो संसाधन है इसका सिर्फ उपयोग अनुसंधान कार्य यानी कि रिसर्च के लिए ही करते हैं। हमारी बातें समझ में आई होगी, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, ठीक है, तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, संभवी, विकसित, भंडार, संचित, कोष, ठीक है। संभवी संसाधन वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, ये संसाधन कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिससे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, अभी उपयोग नहीं किया गया हो, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो को संभवी संसाधन कहते हैं। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। संभवी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जैसे में हम लोग का होता है हिमालय क्षेत्र का खनिज। हिमालय क्षेत्र का खनिज अत्यधिक दुर्लभ खनन के कारण उनका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पहले बर्फ हटाना होगा, बर्फ हटाने के बाद आपका जमीन आएगा, जमीन आने के बाद आप उसकी खुदाई करिएगा, तब जाकर के आपको हिमालयी खनिज आपको मिलेगा, इसलिए इसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है व्यापक तौर पर, मतलब बहुत सारे लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और दूसरा चीज है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा से थोड़ी बहुत बिजली ही उत्पादन में हम लोग कर पाते हैं, लेकिन पूरा बिजली नहीं उत्पादन कर पाते। हम लोग अगर कहें कि सिर्फ पवन ऊर्जा से पूरे गांव या पूरे राज्य का बिजली की जरूरत को पूरा कर पाए तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत ही कम मात्रा में उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर जो विंड टर्बाइन होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, उन्हें सभी जगहों पर नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और वैसे ही सौर ऊर्जा में जब हम लोग सौर प्लेट लगाते हैं तो 2-3 किलोमीटर में थोड़ी ना लगाया होता है, थोड़े बहुत जगह पे लगाया जाता है। अभी भुज जो है गुजरात का, वहां पर बहुत व्यापक पैमाने पर लगाया जा रहा है सोलर पैनल, जिससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग कर पाए। अब बात करते हैं विकसित संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा, यहाँ पर क्या होगा जी, मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है को विकसित संसाधन कहते हैं, जैसे में हम लोगों का कोयला, पेट्रोलियम आदि, ठीक है। वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत मतलब कि इनका सर्वेक्षण कर लिया गया है और वे कितना मात्रा में और कहां पर उपलब्ध है ये सभी जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। इसमें सिर्फ कोयला ही नहीं होगा, कई प्रकार के खनिज भी हो जाएंगे, ठीक है, कई प्रकार के खनिज, ठीक है, क्या खनिज, ये सभी कहां चले आएंगे, हमारे विकसित संसाधन, ठीक है। भंडार संसाधन वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध तो होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम होते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब के जो उपयुक्त प्रौद्योगिकी है उसके अभाव के कारण इन्हें केवल भंडारित किया जा सकता है, इसे को हम लोग क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे में हम लोगों का जल। अब आप बताइए हमें, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, और जल किन चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। आप लोग कहीं वेल्डिंग मशीन पे आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को 2 गैसों दिखाई दी होगी, गैस वेल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं,
तो गैस वेल्डिंग में आपको दो चीजें दिखाई दी होंगी, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। चाहे आप लोग गैस कटर का नाम ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें दो गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है एलपीजी जिसमें हाइड्रोजन होता है और दूसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है कि आग को पतला करता है और हाइड्रोजन क्या करता है, आग को जलाए रखता है, ठीक है। मतलब कहने का मेरा है कि जो आग को हवा देता है, कहते हैं ना आग को हवा देना, तो हवा कौन देता है आग को, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करता है, वह हाइड्रोजन को बढ़ाते रहता है कि तुम आग पकड़े रहो, ठीक है। तो आप सोचिए कि एक जो चीज है जो आग यानी कि आग को जला सकती है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर पीते हैं। और पानी गीला होता है और पानी आग पर डाल दीजिएगा तो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। लेकिन गैस, जो गैस से आग जलता है एलपीजी से, उस पर अगर आप पानी डालिएगा तो आग और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा तो आग का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी जब आप लोग गैस से आप लोगों का आग लगे तो वहां पर कभी भी पानी से आग मत बुझाइएगा, ठीक है। उसको क्या करिएगा कि बालू से बुझाइएगा, सूखे कपड़े से मार मार के बुझाइएगा, लेकिन कभी भी पानी डालिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए संचित कोष। संचित कोष, संचित कोष वैसे संसाधन होते हैं, संचित कोष को ये जो है संसाधन, यह भंडार संसाधन का ही अंश है। वैसे संसाधन जो भविष्य की पूंजी के तौर पर संचित किया जा रहा है, किसके तौर पर संचित किया जा रहा है, तो भविष्य की पूंजी के तौर पर, जिनका तत्काल उपयोग प्रारंभ में नहीं हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन कहेंगे। जैसे हम लोग का नदी, नदी जल और बांधों का, ठीक है, वो क्या किया जा रहा है, बांधों के तौर पर रखा जा रहा है, नदी जल और बांधों जल के तौर पर उसको सिर्फ अभी रखा ही जा रहा है, उसका व्यापक उपयोग नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि हमारे पास उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक का अभाव, ठीक है। अगर हमारे पास इसका उपयोग करने की क्षमता होती तो हम लोग इसका उपयोग कर पाते, पानी का सिर्फ पीने और सिंचाई करने में ही नहीं बल्कि और व्यापक कामों में भी कर सकते। जैसे हम लोग जल इंजन बना लेते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है कि गाड़ी चलता पानी से, ठीक है। तो हाला फैल जाता है कि पानी से गाड़ी चल रहा है ना, तब तो फ्यूल बहुत सस्ता हो जाता, होता नहीं सा। अब देखिए अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र क्या कहलाएगा, हम लोगों का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा एक देश है, ठीक है, मान के चलिए, और इस देश से लेकर के यहाँ इधर समुद्र है, तो यहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर हम लोग आगे आए, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो यहाँ तक का जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं। और इसके बाद जो क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग बात करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। संसाधनों का अगर हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो उस चीज को क्या कहा जाता है, संसाधन नियोजन। अगर हम लोग संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो वह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जैसे में हम लोगों का पेट्रोलियम है, वह धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ रहा है, अभी नहीं, अभी तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, अभी बहुत टाइम है। अब बात करते हैं संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन का ही प्रथम काम है, ठीक है। संसाधन नियोजन का प्रथम क्या है, प्रथम काम क्या है, तो इसके बारे में रणनीति, रणनीति का मतलब यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि नियम, रणनीति का मतलब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नियम, ठीक है। किसके लिए, तो सभी को मानने लायक, सर्वमान्य मतलब सभी को मानने लायक जो नियम तैयार करेगा वो कौन करेगा, तो संसाधन नियोजन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, यह एक क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसी में आप लोगों का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है और ये आपके क्वेश्चन थी बिहार बोर्ड के अनुसार से थोड़ा सा जरूरी भी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। क्या संसाधन नियोजन जो है वह किसी भी देश या राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह और भी जरूरी है, क्योंकि संसाधन, क्योंकि
यहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या भी व्याप्त है। सघन का मतलब होता है बहुत ज्यादा। सघन का मतलब क्या होता है हम लोगों का सघन का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, सघन का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा। यहाँ कई ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन संपन्न है, तो कई ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न। विपन्न का मतलब यहाँ पर गरीब के बारे में कहा गया। विपन्न का मतलब क्या? विपन्न का मतलब गरीब। ठीक है, विपन्न का मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है? गरीब। जैसे में हम लोगों का झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां पर खनिज एवं कोयले का प्रचुर भंडार है। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या है? तो खनिज का और कोयले का प्रचुर भंडार है। कहां पर? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है? तो जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से काफी निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी प्रदेश है। भारत के अंतर्गत यानी कि जम्मू कश्मीर के बगल में क्या आता है? तो लद्दाख आता है। वह क्या है? तो शीत मरुस्थल, मतलब कि वह ठंडा प्रदेश। ठीक है, वह ठंडा है। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा प्रदेश, जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। जैसे राजस्थान में थी बालू है, वैसे ही यहाँ पर सिर्फ बालू है, बहुत किलोमीटर पे आपको मिलेगा। ठीक है, सिर्फ वहां पर बर्फ ही बर्फ के रूप में अन्य भागों से अलग थलग रहा है, क्योंकि यहाँ पर शीत मरुस्थल है, वहां पर इतना ठंडा पड़ता है कि जल्दी आदमी वहां पर रह नहीं पाते। रहते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यह किस चीज का? किस विरासत का? यानी कि सांस्कृतिक विरासत का यह जो राज्य है वह बहुत ही धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचनाओं की बहुत कमी। यहाँ पर खनिज की भी और मौलिक अवसंरचना यानी कि जल की भी बहुत कमी रहती है। यहाँ पर देखिए हम लोग मौलिक अवसंरचना लिखे हैं ना, तो मौलिक अवसंरचना में लोग का जल आता है और भूमि भी आता है, भूमि के बाद पानी भी आता है। तो इन सभी चीजों की वहां पर कमी रहती है। सबसे ज्यादा किसकी? तो पानी की। अतः भारत के राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अति आवश्यकता है। भारत जैसे देश में संसाधनों की विविधता के साथ साथ अत्यधिक जनसंख्या है, और यहाँ पर कई ऐसे प्रदेश है जहां पर संसाधन है और कई ऐसे प्रदेश है जहां पर संसाधन नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर समायोजन एवं संतुलन के लिए, संतुलन मतलब कि तालमेल बैठाने के लिए संसाधन नियोजन की बहुत जरूरत है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संसाधन नियोजन। कहां पर? तो हमारे देश भारत में। ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन एक कठिन प्रक्रिया है जिसके लिए आवश्यक क्रियाकलापों की आवश्यकता है। यह क्या है? यहाँ पर कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके लिए हमें आवश्यक क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान अर्थात पड़ाव या सीढ़ी भी कह सकते हैं। सोपान को हम लोग सीढ़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? सीढ़ी। ये सोपान निम्नलिखित है। पहला, हमें देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान के लिए सर्वेक्षण करना। ठीक है, हमें संसाधनों की पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सर्वेक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना पड़ेगा। मानचित्र क्यों? कि कौन सा संसाधन कहां पर है, इसके लिए हमें मानचित्र तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना पड़ेगा। मापन या आकलन क्या है? मापन मतलब मापला, आकलन मतलब ज्ञात करना। ठीक है, किसके आधार पर? तो गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर। ठीक है, कि इस संसाधन का, मान लीजिए लोहा है, तो लोहा संसाधन का क्या गुण है और यह कितने मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद यहाँ पर है संसाधन विकास योजनाओं को मूर्ति रूप। मूर्ति रूप मतलब उसको बढ़िया से बनाने के लिए, मूर्ति रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियमों की रूपरेखा तैयार करनी होगी। अब जो संसाधन हमें मिलेगा उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी कहाँ से हमको मिलेगी? तो संसाधन नियोजन से ही मिलेगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे?
संसाधन विकास योजनाएं, ठीक है। और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, ठीक है। बात यहाँ पर क्या क्या है, क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास योजनाएं मतलब जो सरकार के द्वारा जो विकास योजनाएं चलाई जाएंगी और जो संसाधन विकास योजनाएं होगी, संसाधन को डेवलप करने वाली जो योजनाएं होगी, उनके बीच क्या समन्वय, समन्वय मतलब होता है तालमेल, क्या तालमेल बैठाना, ठीक है। यह किसका काम है, तो भारत में संसाधन नियोजन का ही काम, ठीक है। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोगी लिखा गया है, उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। संसाधनों का नियोजित यानी कि संसाधनों का जब हम नियोजित यानी कि नियम, नियोजित मतलब नियम, विवेकपूर्ण यानी कि बुद्धि, विवेक मतलब क्या होता है, बुद्धि से जब उसको उपयोग करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, संरक्षण कहलाएगा, ठीक है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, चिंतकों तथा वैज्ञानिकों एवं पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय रहा। संसाधन संरक्षण बहुत दिन पहले से ही यानी कि बहुत लोगों के लिए यह क्या रहा है, चिंता का विषय रहा है। किसके किसके लिए, तो वैज्ञानिकों के लिए भी और पर्यावरणविदों के लिए भी। संसाधन संरक्षण का महत्व, किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका रहती है। अगर कोई भी सभ्यता या संस्कृति है, उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका रहता है, तो हमारे संसाधन का ही रहता है, ठीक है। जैसे में रसिया और अमेरिका को देख लीजिए, वो संसाधन के मामले में बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए वह देश हमारे देश से काफी आगे है और बहुत ज्यादा डेवलप भी है, ठीक है। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। अगर इसका उपयोग हम सही से नहीं करें तो यह क्या करेगा, हमारे समाज में भी प्रॉब्लम दे देगा, और दूसरा संस्कृति के विकास नहीं होगा तो संस्कृति में प्रॉब्लम होगा, और दूसरा पर्यावरण की समस्या तो आएगी ही आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम लोग संसाधन का उपयोग अच्छे से ना करेंगे तो हमें सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यावरण समस्याएं भी देखने को मिलेगा। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संसाधन संरक्षण की अति आवश्यकता, ठीक है। 5 जून पर्यावरण दिवस, अब हम लोग पर्यावरण दिवस क्यों मनाए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम कहां पर है, तो स्वीडन की राजधानी है, विश्व शिखर सम्मेलन 5 जून 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था, ठीक है। एक विश्व शिखर सम्मेलन है। अब देखिए ये जो पर्यावरण सर्वेक्षण है ना, यहीं पर सबसे पहले यह बात किया गया था, ठीक है। कब, तो 5 जून 1972 ईस्वी, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस दिन को, इस सम्मेलन के पश्चात, यहाँ पर जो लिखा गया है, इस सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पर्यावरण के बारे में अगर कहीं बात किया गया था सबसे पहले तो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 5 जून 1972 को। इसको विश्व शिखर सम्मेलन इसका पूरा नाम है। महात्मा गांधी का विचार, इसी के बारे में, यानी कि जब संसाधन संरक्षण हो रहा था तो उसी में महात्मा गांधी भी थे, तो वो भी एक बात अपना कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। और यह जो बात है, ये जो बात वो बोले थे वह शमशेर की पुस्तक, यहाँ पर जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1947 ईस्वी में शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में संसाधन संरक्षण से संबंधित विचार को प्रकाशित किया गया, ठीक है। 1947 नहीं होगा जी, यहाँ पर 1987 होगा, नहीं 1947 सही, 1947 में, ठीक है। शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में संसाधन संरक्षण से संबंधित महात्मा गांधी के विचार पूरे विश्व में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है, ठीक है। डाकू हम लोग किसको कहते हैं, जो लूटमाट करता हो, ठीक है, लूटपाट करता हो। तो इसीलिए भूगोलविदों ने डायरेक्ट ये बात बोल दी है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है, अर्थात संसाधनों का अनियोजित विदोहन डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है। अब सिर्फ ये विदेशों में नहीं हो रहा था, हमारे भारत देश में भी संसाधन संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे में नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे, तो मेधा पाटेकर, ठीक है, मेधा पाटेकर थी, ठीक है।
चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ क्या, नर्मदा बचाओ तो मेधा पाटिकर। वर्षा जल संचयन कर कृत्रिम भूमि का निर्माण किसने किया था? कृत्रिम भूमि का निर्माण संदीप पांडे ने किया था। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारे भारत देश में हुआ था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सम्मेलन हुए हैं जो विश्व में हुए हैं। जैसे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर पहला हुआ था ब्रांडलैंड आयोग का प्रतिवेदन। यह सबसे, यह जो 5 जून को हुआ था, कौन सा? तो विश्व शिखर सम्मेलन। उसके बाद ये क्या हुआ है? ब्रांडलैंड आयोग का प्रतिवेदन है, ठीक है, मतलब प्रस्ताव आया था 1987 ईस्वी में। कब आया था? तो 1987 ईस्वी में। यह संसाधन से संबंधित प्रतिवेदन था। यह संसाधन संरक्षण, क्या बात करते हैं इसमें? संसाधन संरक्षण। यह क्या था? संसाधन संरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन था, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या था? हमारा साझा भविष्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आवर कॉमन फ्यूचर था, ठीक है। इस प्रतिवेदन से सतत विकास की अवधारणा का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। इस प्रतिवेदन में सबसे पहले किसका विकास हुआ था? तो सतत विकास की अवधारणा का प्रकाशन हुआ था पूरे विश्व में। किसके द्वारा? तो ब्रांडलैंड आयोग के प्रतिवेदन के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं सतत विकास की अवधारणा, ठीक है। यहाँ पर तो सतत विकास हो गया, लेकिन सतत विकास की अवधारणा है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। कहीं कहीं पूछ लेगा आपसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो यही है ऐसा विकास, क्या? सतत विकास ऐसा विकास है जो जारी रह सके तथा टिकाऊ बना रहे। क्या है ये? ऐसा विकास जो जारी रह सके तथा टिकाऊ बना रह सके, अर्थात संसाधनों का ऐसा नियोजित उपयोग जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। किसको? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रख सके। इसे ही सतत विकास की अवधारणा कहते हैं, ठीक है। सतत विकास मतलब जो चलता रहे, निरंतर चलता रहे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सतत विकास। सतत मतलब नहीं समझ रहे हैं कि वो सतत चलता रहे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सतत विकास की अवधारणा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हम लोग कार्यक्रम 21 और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यह कब हुआ? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो 3 जून से 14 जून तक यह सम्मेलन चला था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो 3 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील, ठीक है। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब आप लोग कहिएगा कि सर विकसित क्या होता है और विकासशील क्या होता है, ठीक है। दोनों बातों तो सेम है? दोनों बातें सेम नहीं है। हम लोगों का जो देश है वह क्या है? वह है विकासशील है। क्या है? विकासशील। भारत क्या है? विकासशील, ठीक है। और अमेरिका और जापान, क्या? अमेरिका, जापान जैसे देश क्या है? तो विकसित हो चुके हैं। और हमारा देश क्या है? विकासशील है, अभी विकास कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विकासशील, ठीक है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देश नहीं भाग लिए थे, क्या लिए थे? उनके प्रतिनिधि भाग लिए थे, देश नहीं। इसमें प्रमुख बातें, सबसे पहले इसमें बात किया गया था ग्लोबल वार्मिंग पर, दूसरा बात किया गया था वन संरक्षण पर, और तीसरा बात किया गया था जैव विविधता पर, और चौथा बात किया गया था कार्यक्रम 21, और पांचवा रियो डी घोषणा पत्र पर समझौता किया गया, ठीक है। तो कार्यक्रम 21 यानी कि एजेंडा 21, कार्यक्रम 21 800 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र। क्या है यह? कार्यक्रम 21 क्या है? तो 800 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र है, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। या किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो इसमें सतत विकास, यहाँ पर क्या है जी? है। तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए। किसको प्राप्त करने के लिए? तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम कि कितने? 21 कार्यक्रम को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए थे, तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष। अब कोई पूछ देगा आपसे कि विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 ईस्वी में। किसके तहत? तो एजेंडा 21 के तहत, ठीक है।
की स्थापना की गई थी। बात समझ में आ रही है मेरी कि ये जो कार्यक्रम 21 है 800 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र था। मेनली बात यही है, कोई पूछेगा कार्यक्रम 21 क्या है तो 800 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र था। ठीक। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे वातावरण में तापमान का बढ़ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब विश्व और वार्मिंग मतलब तापमान बढ़ना। ठीक। अब बात करते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। आयोजन कब हुआ था तो 23 जून। ये कब हुआ था? जून 23 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क अमेरिका में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहा हुआ था तो 23 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। ठीक है। यह कब से कब चला था तो 30 जून से 27 जून तक चला था, जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद आयोजित हुआ था। इसे +5 के नाम से भी जाना जाता है। +5 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 देश ही शामिल हुए थे। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था तो 1992 ईस्वी। ठीक है। और द्वितीय कब हुआ था तो 1997 ईस्वी को। और तृतीय कब हो जाएगा, याद रखिएगा इसे, तृतीय कब हो जाएगा तो 2002 ईस्वी को। तो 5-5 साल के गैप पर ये तीनों पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं। ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था तो 26 अगस्त 2002 ईस्वी को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर। ठीक है, जहां पर हम लोगों का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित हुआ था तो 26 अगस्त 2002 ईस्वी को। यह 26 अगस्त से 4 दिसंबर तक चला। ठीक है, यह सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन था। इसमें प्रमुख बातें अगर करी जाए तो सबसे पहला बात हुआ था तो पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इसका प्रमुख बात क्या था तो 150 धाराएं निकाली गई थी जिस पर विश्व स्तरीय सहमति प्राप्त करना था। और दूसरा क्या है, इसमें 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था 200। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178, याद रखिएगा कितने 178। ठीक है। अब बात करते हैं क्योटो सम्मेलन के बारे में। क्या? क्योटो सम्मेलन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। यहाँ पर 87 होगा। ठीक है। इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या क्या, ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन, इसे दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस सम्मेलन और विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा, इसका आयोजन कब हुआ था तो दिसंबर 1987 ईस्वी में। इसका आयोजन कब हुआ था तो 1987 ईस्वी में। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, इसका 1947 नहीं होगा, कब होगा तो 1987। कहां पर तो क्योटो, जापान में। जापान का एक राजधानी, जापान का एक शहर है क्योटो। इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। क्योटो सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में भी प्रतिनिधि भाग लिए हैं। इसमें 2000 प्रतिनिधि भाग लिए हैं और उसमें कितने लिए थे 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें 159 देश, यानी कि सबसे ज्यादा व्यापक तौर पे किसी सम्मेलन में अगर कोई भाग लिया था तो वह कौन सा था तो क्योटो सम्मेलन। बात ध्यान से, क्या क्योटो सम्मेलन था जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए विश्व स्तर पर सहमति जताना। ठीक है, किसको बचाने के लिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। यानी कि अब इसमें 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मान लिया गया था। ठीक है, कितने 6 गैसों को। वह 6 गैस कौन थे तो पहला था कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, और दूसरा कौन था CH4 यानी कि मीथेन गैस, और तीसरा कौन था N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, और तीसरा कौन था HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और पांचवा कौन था CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और छठा कौन था CSF जिसे हम लोग सल्फर हेक्सा क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, इसे 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार भी कहा जाता है। किसको तो क्योटो सम्मेलन को मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार भी कहा जाता है। यानी कि इससे भी पहले एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था
उसी का विस्तार भी इसे माना जाता है। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण है, समझ गए, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज आज का क्लास हम लोगों का इतना ही तक रहेगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर यानी कि संसाधन के खंड क में आप लोगों के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोगों का ट्यूशन चलता है रोहतास में, ऑफलाइन बैच चलता है। ठीक है, आप लोगों का अगर ज्वाइन करने का मन हो तो वहां पर आ जाइएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये तो आप लोग ऑफलाइन क्लास हो गया, ऑनलाइन क्लास हो गया, लेकिन ऑफलाइन में हम लोग क्या करते हैं कि आपको क्लास में ही सब कुछ याद करवा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। ठीक।